फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र पढ़ाऊंगी। जो आगे प्रश्न मैम आपको बता चुकी हैं उसके आगे से मैं क्वेश्चन को पढ़ाऊंगी आज। ठीक है, तो देखिए 18 प्रश्न आपका है। 18 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इसमें देखिए क्या है, भारत में मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया। देखिए इसको पहले किस संविधान के द्वारा हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अब देखिए 42वां संविधान है जिसके द्वारा 42वां जो है हटाया गया है, कि 43वां की 44वां की 56वां। जिसमें से आपका आंसर सही क्या होगा वो देखिए, ये देखिए कौन सा, ये डी वाला आंसर इसमें सही है ना। 44वें संशोधन के द्वारा जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये 44वां जो संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसके अंतर्गत? 44वें। इसकी व्याख्या देखिए अब किसके अंतर्गत और किस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा के क्या किया गया है उसकी व्याख्या इसमें है। तो देखिए क्या कह दिया, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, कितना 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर, पहले मौलिक अधिकार था क्या, ये पहले मौलिक अधिकार था क्या, जो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटाकर भाग 13 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का के स्थान दिया गया है। पहले मौलिक जो है मौलिक अधिकार था, तो इसको वहां से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में कि 300 का में इसको स्थान दे दिया गया। जब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक एवं विधिक अधिकार है जिसका विनिमय साधारण विधियों को बनाकर किया जा सकता है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो है साधारण विधिवत विधि का वैधानिक और विधिक अधिकार है जिसका विनिमय साधारण विधियों को बनाकर किया जाता है, इसमें संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये बात इसमें कही गई है। अब 19 प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार के क्षेत्र में होता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार में कौन सा क्षेत्र आता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद। भी है आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, दो राज्यों के मध्य विवाद। कौन सा आंसर आपका इसमें सही है वो आप लोग उसका उत्तर दीजिए। तो इसमें से देखिए ये वाला आपका बी वाला आंसर, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का वाला दोनों सही है। ये वाला दोनों के अधिकार के क्षेत्र में आता है ना रे, मौलिक अधिकारों जो आप आगे देखे हैं ना, मौलिक वाला वही चीज दोनों अधिकारों के अंतर्गत आता। किसके किसके अंतर्गत आता वो प्रश्न आपने देख ही लिया है पीछे। तो देखिए अब इसकी व्याख्या देखिए, मौलिक अधिकारों को संरक्षण उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारों के क्षेत्र में आता है। वो आगे आपके वहाँ प्रश्न में था ही, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के संबंध में समान अधिकारिता प्रदान की गई है। इसको क्या, इसको 326 के तहत जो अनुच्छेद 32 के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा दोनों में जो अधिकारिता प्रदान की गई, किसके तहत, 226 के तहत। ठीक है, इसके तहत ही वाला है प्रश्न। यहाँ से जो व्याख्या में है बच्चों जो बता रहा वहां से प्रश्न बनेंगे। देखिए, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है स्वतंत्रता, कौन सी बता रहा है, संपत्ति के स्वामित्व तथा ग्रहण की स्वतंत्रता, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय का पालन करने की स्वतंत्रता। कौन सा ये आपके भारत में संविधान द्वारा निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है, ये पूछ रहा है। कौन सी नहीं है बताइए। तो ये आपकी ए वाली संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता आपके स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी ये पूरे देश में स्वतंत्र, ये देखिए इस पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता ये भी है, बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता भी है, किसी भी व्यवसाय का पालन करने की स्वतंत्रता भी। बाकी ये संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत नहीं है, स्वतंत्रता मौलिक के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए 21 प्रश्न आपका है, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया।
क्या, ये पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के सूची के अंतर्गत आता था, तो उसको हटा दिया गया। किसके अंतर्गत हटा दिया गया? 44वें संशोधन के धारा के 42वें संशोधन के धारा की 33 संशोधन के धारा की 21वें संशोधन के धारा। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। अब देखिए इसका आगे आपको यही 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 एक बार प्रश्न आगे आया है। 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, ये वाला प्रश्न है बच्चों आता है, जो आगे आपको 44वां वाला बताए हैं। 42वां देखिए, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में है? अब वहां से जब मौलिक अधिकार से निकालने के बाद संपत्ति का अधिकार ये किस रूप में अब है? तो कानूनी अधिकार के रूप में है। पहले तो ये जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, ठीक है, अब किस रूप में उसको परिवर्तित कर दिया गया है? पहला कानूनी अधिकार के रूप में, नैतिक अधिकार के रूप में, और देखिए तीसरा न्याय संगत अधिकार के रूप में, और चौथा अन्याय संगत अधिकार के रूप में। तो कौन सा आंसर आपका सही है? ए वाला। क्या है? इसको देखिए कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। पहले ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है आपके मौलिक अधिकार के अंतर, अब ये कानूनी रूप इसको दे दिया गया है। ठीक है, मौलिक से हटाकर इसको कानून के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए पहले जैसे था, जब मौलिक अधिकार वहाँ हटाया गया तो इसको कानूनी एक जो है कानून में इसको दर्जा दे दिया गया। 22वां प्रश्न आपको बता रहे, ये प्रश्न जो बाद में हटाया गया है ये वाला, वो आते हैं प्रश्न, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। 23 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? अब ये पूछ रहा है भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार इसमें से नहीं है, पूछ रहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा नहीं है इसमें पूछ रहा है? तो देखिए सी वाला आपका आंसर, संपत्ति का अधिकार। किसके अंदर? नागरिकों के मौलिक के अधिकार के अंतर्गत नहीं है। इसको क्या कर दिया गया बच्चों, यहाँ आगे मैंने आपको पढ़ाया है, इसको कानूनी के अंतर्गत रख दिया गया ना। पहले तो नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है पूछ रहा है, तो ये नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, बाकी ये तो सब उसके कानून के अंतर्गत आते हैं। संपत्ति का अधिकार नहीं होगा ये नागरिकों का, ये मौलिक है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या इसमें दिया नहीं लग रहा। अब 24 प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना अधिकार के विषय में सही है? कौन सा सूचना अधिकार के विषय में सही बता रहा है? यह एक मौलिक अधिकार है, सूचना के अधिकार में सही पूछ रहा है, वो तो गलत था उधर वाला। न तो यह मौलिक अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है। यह मौलिक और विधिक दोनों अधिकार है, ये बता रहा है। यह एक विधिक अधिकार है। ये सूचना का अधिकार किस विषय किसके सही है? इसमें से कौन सा गलत है? केवल एक ही सही है, बाकी 3 गलत है। इसमें सही वाला देखना है, तो ये डी वाला, यह एक विधिक अधिकार है। क्या ये सूचना का अधिकार किस विषय में कौन सा सही है? यह मौलिक और विधिक वह दोनों नहीं है। यह मौलिक और अधिकार न ही विधिक अधिकार है। जहाँ न शब्द आ जाता है बच्चों, वहाँ नकारात्मक हो ही जाता है। यह एक मौलिक अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार कह दिया गया, जबकि यहाँ संपत्ति का अधिकार केवल क्या था? सूचना का अधिकार है ना। तो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार वहाँ था ना, तो उसको कानूनी बता दिया गया। तो सूचना ये दूसरा प्रश्न है। देखिए इसका व्याख्या है, डी वाला सही था ना, एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को दिया गया है। क्या? सूचना का अधिकार मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को दिया गया है। सूचना का अधिकार यह एक विधिक अधिकार है, उसकी व्याख्या कर रहा है, जिसे सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया था। पहले नहीं रहा होगा, तभी तो 2005 के अंतर्गत जो है इसको नागरिकों को प्रदान किया गया है। क्या? मूल अधिकार। सूचना का, ये देख लिए पूरा प्रश्न है, सूचना का मूल अधिकार जो संविधान के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को दिया गया है, एक विधिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। ये मौलिक कर्तव्य और आगे जो आपने जो है सब चीज़ें पढ़ी हैं, यहाँ से बच्चों प्रश्न आते हैं। मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, जितना भी और जितने अंतर्गत के से लेके जितने रहते हैं ना, सब आते हैं। यहाँ से प्रश्न बनना निश्चित। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, जितना भी मैम पढ़ा रही हैं फिर हम पढ़ाएं,
दोनों लोग ही पढ़ा, हम भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे बात नहीं कि हम कला ही पढ़ाते हैं, हमारा सब सब्जेक्ट है। मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको दिया गया है? क्या कह रहा? मौलिक अधिकार के कार्यवाहन को, कार्यवाहन ये यही देखो, निलंबित करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधानमंत्री को दिया जाता है। ये राष्ट्रपति आपका पहला विधिक अधिकारी जो होता है, राष्ट्रपति आपका होता है ना, यही देखिए। अब इसका आंसर कौन सा सही है? आपका बी वाला, क्या? सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित, अब इसी को तो रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय को ही अधिकार दिया जाएगा। जो पूरा ये सबका जो है राष्ट्रपति ही जल थल का ही होता है ना, मेन होता है। तो प्रधानमंत्री की कोई कार्य ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा ये राष्ट्रपति ही मुख्य होता है आपका। सभी यही क्षमा करने का सभी राष्ट्रपति को ही अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल, किसके तहत बच्चों? 359 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का प्रावधान दिया गया है। किसके अंतर्गत? 359 के अंतर्गत किसका? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का प्रावधान दिया गया है। किसमें? इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि यह आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। ये कह रहा है कि इसी को तो सब अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, परंतु राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता। देखिए, ये वाला कह रहा है कि निलंबित कर सकता है, किसके अंदर? आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात। ये प्रश्न यहाँ एक बनेगा, आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात किसको अधिकार है कि इसको जो है परिवर्तित कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। अब परंतु क्या कह रहा है? परंतु राष्ट्रपति के अनुच्छेद 20 से 21 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को निलंबित, इसके अंतर्गत निलंबित नहीं कर सकता है। 26 प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के, थोड़ा प्रश्नों को बड़ा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में अधिकारों को उल्लिखित किया गया है। क्या उल्लिखित किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 32 के अंतर्गत संविधानों के, जिसको B.R. अम्बेडकर ने कहा है ना, इसको यही वाला आंसर सही भी आपका जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसके? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार उल्लिखित है? ये 32 का बता रहा है ना, तो ये वही वाला जिसको भीमराव अंबेडकर ने इसकी व्याख्या नीचे दिया होगा, हृदय और आत्मा कहा है, इसी को 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। क्या 32 में उल्लिखित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की आदेश या रीट, क्या 5 प्रकार के उद्देश्य, कितने प्रकार की रीटें जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय? इसके अंतर्गत, इसके 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का है, ये जो 32 वाला है बच्चों, हर परीक्षा में आप देखिएगा, कंपटीशन की हर परीक्षा में 32 जरूर पूछा जाता है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला रीड है, ठीक है। ये वाली जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें पूछेगा कि जो कितने प्रकार की रीटें, तो 5 प्रकार की रीटें जारी करने का अधिकार है इसमें, संवैधानिक उपचारों की है, जो इस प्रकार क्या क्या है इसमें देखिए, एक बंदी प्रतिक्षीकरण है, एक परमादेश है, एक प्रतिषेध है, चौथा है अधिकार परीक्षा है, और 5वां है उत्प्रेक्षण है। अब यहीं इसका 5 दे दिया जाएगा, एक कोई दूसरा शब्द इसमें ला दिया जाएगा, तो 5 यही है। क्या है? बंदी प्रतिक्षण का, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण है। ये 5 आपके हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे कितने रीटें हैं, और उसके नाम जो दे देगा अगर उसमें थोड़ा अलग करके, तो आप लोग ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके बारे में, बंदी प्रतिक्षीकरण का क्या अर्थ होता है ये बताया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह रीट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसका अर्थ ही बंदी प्रतिक्षीकरण है। यह रीट के द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर अपने सामने उपस्थित करने का आदेश देता है, जिससे उसके बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार करे। ये इसको अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? देखिए बच्चों, ये वाला बहुत अच्छा, उच्चतम न्यायालय द्वारा रीट उस व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जारी होता है जो बंदी है, कि उसे क्यों बंदी बनाया गया है, उसके सामने उसको उपस्थित कराया जाता है, उसके बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके।
ये वाला बंदी प्रतिचिकरण द्वारा वो जो है उसको डाला जाता है अवैध। ठीक है, प्रार्थना पत्र जा रहा किसके, बंदी प्रतिचिकरण में कहा गया है, उसकी इस कारण से है वो वहाँ उसको उसको वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए देखिए परमादेश, परमादेश क्या है, यह रीट 5 था ना, ये दूसरा वाला है आपका, पहला वो था बंदी प्रतिचिकरण था। यह रीट उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी लोक पदाधिकारियों को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन के लिए जारी किया जाता है। किस लिए यह रीट परमादेश जारी किया जाता है, यह रीट उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी लोक पदाधिकारियों को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन के लिए जारी किया जाता है। यह रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। जैसे कोई पदाधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य के लिए कोई आदेश देता है तो इसका अर्थ क्या होता है परमादेश के, कि हम आदेश दे रहे हैं वो आप कार्य करिए, परमादेश। ठीक है, ये हमारा आदेश है। प्रतिषेध का क्या अर्थ है, प्रतिषेध में क्या कहा गया है, तीसरा आपका है हुआ था, वो दूसरा था परमादेश, पहला था बंदी प्रतिचिकरण, तीसरा है प्रतिषेध। यह आज्ञा प्रत्य उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि यह मामले अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उसके अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। क्या कह दिया गया है, यह आज्ञा पत्र जो जारी किया जाता है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को या अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है, तीनों के लिए, अधीनस्थ न्यायालयों को, उसके अधीन जो इसके अधीन जो न्यायालय है, यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे क्योंकि यह मामला इनके अधिकार के अंतर्गत नहीं है। ये जो इनको जैसे ये वाला इसको देखिए, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय इनको कह रहा है, इनको आदेश देता है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता कि ये कार्य आपके मामले में नहीं, आपके क्षेत्र से बाहर है, ये आपके प्रतिषेध उस पर लगा दिया है, रोक लगा दी है, तो वही प्रतिषेध हो गया, और क्या, रोक लगाया है ना। अब देखिए क्या है, अब उत्प्रेक्षण है, उत्प्रेक्षण में क्या कहा गया, इस रीट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वो अपने आसपास अधीनस्थ न्यायालय जो जिनको रोक लगाया था, वो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय, उन्हीं को अधीनस्थ न्यायालय निर्देश देता है उत्प्रेक्षण में कि अपने पास लंबित जितने मुकदमे न्यायिक निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजे। जो अधीनस्थ न्यायालय के पास छोटा न्यायालय जो है बच्चों, जैसे छोटा न्यायालय जो बड़े से है उसको आदेश देता है कि जो आपके पास निलंबित मुकदमे हैं, न्यायिक निर्णय हैं, उसको वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजिए। किसमें, उत्प्रेक्षण करता है, उसको भेजने के लिए जो उत्साहित उत्प्रेक्षण करता है वो कहता है, वहाँ परमादेश था तो आदेश दे दिया। देखिए अधिकार परीक्षा है, यह रीट अधिकार परीक्षा में क्या है, यह रीट न्यायालय द्वारा उन पदाधिकारियों को दिया जाता है, यह रीट जो अधिकार परीक्षा जो किसी सार्वजनिक पद को धारित करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकार नहीं रखते। क्या है, कह रहा है, यह रीट न्यायालय उच्च पदाधिकारियों को जारी किए जो सार्वजनिक पद को धारित करने वाले वैधानिक रूप से अधिकार नहीं रखते हैं। इस रीट के द्वारा न्यायालय उनसे पूछता है कि आप किस अधिकार से यह पद धारित किए करे, और जब उस व्यक्ति द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता तब उच्च न्यायालय उस पद को रिक्त घोषित कर देता है। जैसे कोई कार्य यहाँ किसी पद पे हैं, सार्वजनिक पद पर हैं, तो वैधानिक रूप से अधिकार नहीं रखते हैं, यह रीट जारी करता है। अगर वह संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उस पद को वहाँ वो रिक्त कर देता है। किसमें, अधिकार, उस अधिकार से वंचित कर देता है ना, अधिकार परीक्षा, यही हो परीक्षा, इसका अर्थ यही होगा कोई अधिकार से वंचित कर देगा और रिक्त कर देगा, अधिकार परीक्षा हो जाएगा, वो रिक्त हो जाएगा। 27 प्रश्न आप देखिए, लैटिन शब्द मडेनस परमादेश, इसको मडेनस कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं परमादेश। का अर्थ क्या है, दोनों आएगा, अगर परमादेश आ जाए या मडेनस आ जाए, दोनों आप लोग, ये लैटिन शब्द है। ठीक है, ये भी याद रखिए। अगर फ्रेंच या अंग्रेजी पूछ दिया तो क्या है, पूछ भी सकता है कि मडेशन कौन सा किस भाषा का शब्द है, लैटिन या फ्रेंच या अंग्रेजी है, तो क्या आप कहेंगे लैटिन भाषा। अब देखिए क्या इसका अर्थ है, क्या है, सशरीर प्रस्तुतिकरण, भी अधीनस्थ न्यायालय के वाद को हटाना, प्राधिकारी को चुनौती देना, और चौथा आपका हम आदेश देते हैं। लैटिन के मडेनस परमादेश का शब्द क्या है। अब देखिए, अब आप लोगों ने आगे देखा ही है कि परमादेश का अर्थ है क्या है, कि हम आदेश दे रहे हैं, आप करिए परमादेश, कि हम आदेश दे रहे हैं, हमारे आदेश है परमादेश, हमारे आदेश का पालन करिए। परम नहीं कहते हैं आदेश, वैसे परमादेश है, इसका अर्थ हम आदेश देते हैं। अब देखिए, ये देखिए दिया है यूपी पीजीटी 2016 का ही प्रश्न है।
वो मैम तो आपको बताती थी कि प्रश्न किस साल किस वर्ष पूछा गया है, वो मैंने नहीं बताया आपका। 28 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लेख का अर्थ है कि हम हुक्म देते हैं। अब देखिए, अभी आप देखिएगा, यही हुक्म देते हैं, हो गया ना। तो देखिए, बंदी प्रतिक्षीकरण है या अधिकार परीक्षा है कि परमादेश से उत्प्रेक्षण है। तो एक देखिए, यूपी पीजीटी 21 में ही पूछा गया, जो परीक्षा आपकी बीती है, ठीक है, इसी में ये शब्द पूछा गया, क्या, हम हुक्म देते हैं। तो देखिए, हुक्म दीजिए या आदेश दीजिए, दोनों तो एक ही शब्द है। ये दोनों चीज आप लोग देख लीजिए, क्या है, परमादेश के अंतर्गत क्या हो जाएगा, हम वही कुछ अलग भाषा में कर दिया कि जैसे वैसे थोड़ा सा जैसे अपनी भाषा में कर दिया कि हम लोग देते हैं, वो क्या है, हम आदेश देते हैं, जैसे एकदम वैसे बहुत दोनों के एक ही है मैटर। बाकी 29 प्रश्न देखिए, क्या आपसे प्रश्न 21 में भी आया, यूपी टीजीटी परीक्षा में आए हुए, देख लीजिए, तब आए हुए प्रश्न है। बहुत ही प्रमुख अधिकारों को प्रदर्शित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। जिला न्यायालय कर सकता है कि क्या कर दे सकता है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, केवल उच्चतम न्यायालय कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है। क्या मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए कौन रीट जारी कर सकता है, तो इसका उत्तर देखिए डी। अब देखिए, उच्च न्यायालय भी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है, आपका उच्च न्यायालय, दोनों को अधिकार है मूल अधिकारी को परिवर्तित करने की रीट जारी कर सकता है। कौन, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। एक का पूछा गया बच्चों, यूपी पीजीटी जो आपका बीता हुआ, आगे आगे वाला पीजीटी में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पीजीटी वाले और पीजीटी और प्लस टीजीटी में प्रश्न बच्चों आपके 75% लगभग रिपीटेड प्रश्न आते हैं, बाकी जो है 25% ही आपके नए प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग जितना भी पुराने का जो है अंशाल वाला है उसको देखते जाइए। मूल अधिकारों को परिवर्तित लागू करने का परिवर्तित और लागू करने का न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों रीटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च, आगे ये भी था, उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। देखिए, 32 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय को तथा उच्चतम, 32 के तहत देखिए दो प्रश्न इसमें से बने, 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय अलग है, जिसके 32 के अंतर्गत यह रीट जारी करने की शक्ति है। शक्ति दी गई उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारी को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकता है, बल्कि देखिए, अब ये प्रश्न यहाँ से बना कि नहीं, उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारी को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकता है, ये प्रश्न यहाँ तक बना, जबकि जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित, ये तो उच्चतम न्यायालय कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय, दूसरा प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा, उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य अधिकारियों को भी लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। आपका उच्चतम न्यायालय केवल केवल मूल अधिकारों के लिए परिवर्तित करने के लिए रीट जारी सकता है, ये प्रश्न है, जबकि उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों सहित अन्य अधिकारित मामले अधिकारों को भी लागू करने की रीट जारी कर सकता है। 30 प्रश्न देखिए आपका है क्या, 30 प्रश्न, एक ऐसे व्यक्ति को किसी अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, उसे मुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय निकाय द्वारा किया गया लेख कौन सा है। जिसको अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो और मुक्त करने के लिए उचित न्यायालय निकाय जारी किया लेख किस लेख में है, क्वा वारटो लोक में कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में, परमादेश में कि उत्प्रेक्षण लेख में। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में, आगे इसको व्याख्या आपको देखी है कि उसको जो है ऐसे व्यक्ति को अवैध रूप से जो वो अपना जो है जो गवाही जो क्यों वहाँ उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, नहीं कहते हैं क्यों हमको किस जुर्म में अरेस्ट किया गया है, तो उसको मुक्त जैसे निकाय जारी करता है, इसमें बंदी अपना जो है वहाँ रखता है, जैसे नहीं कहते हैं कि अपना वो गवाह रखता है, इस तरह ये हिरासत में लिया गया उसे मुक्त करने के उचित न्याय निकाय जारी करने का लेख है। इसमें किसमें मुक्त करने के लिए ही तो हाँ वो करेगा, अपनी याचिका दायर करेगा कि हमको किस जो है अथवा में बंदी बनाया गया है, इसीलिए तो हाँ तो था। अब देखिए, मिलान वाले शब्द हैं बच्चों, 31 देखिए, सूची ए तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए संकेतों का सही उत्तर दीजिए। तो इस सूची को मिलाना है, तो आपको हम नीचे उत्तर दिखा के तब मिलाते हैं कौन सा आपका सही है, इसमें से ए वाला आपका सही है। एक एक देखिए, डी सी बी ए, बी मिलाते हैं इसको,
ये वाला सही है ना, मिलाते हैं हम इसको। पहले का ये वाला सही है, सॉरी बच्चों, देखिए ए है ना, डी का ए सही है, पहला सही है, ठीक है। स्थगन का है, स्थगन आदेश का निषेध है, और सी का दूसरा वाला सही है। प्रमाणित होने का उत्प्रेक्षण लेख है, ठीक है। और आपको, और परमादेश का देख ही रहे हैं, तीसरे का भी सही है। हम आदेश देते हैं, क्या था आपने कहा था, हम हुक्म देते हैं, तो ये वाला सी है। और चौथे का ये सही है, क्या, बंदी प्रतीक्षीकरण। आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ता है, वहां पे प्रस्तुत किया जाता है ना गवाही के देने के लिए, वो इसमें याचिका बंदी प्रतीक्षीकरण में देता है। तो परमादेश हम आदेश देते हैं, स्थगन आदेश क्या है, निषेध है। और ये क्या है बच्चों, प्रमाणित होने के लिए क्या है, उत्प्रेक्षण लेख है। तो ये वाला आंसर आपका सही था। इसमें मिला के दिया भी है, देखिए निषेध का क्या, स्थगन आदेश है। उत्प्रेक्षण का क्या है, प्रमाणित होने के परमादेश का क्या है, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रतीक्षिका का हम आपको सशरीर प्रस्तुत करना होगा, जहां आपने याचिका दायर की है, क्यों आपने बंदी किया है उनको, वो वहां पे हाजिर होगा ना। इसीलिए तो रीट जो है, बंदी अपना रीट जारी करता है, तो जो किस कारण से उन्होंने उनको बंदी बनाया है, वहां उनको प्रस्तुत किया जाता है, जिन्होंने उनको बंदी बनाया हुआ है। किसको, जो बंदी, जो आरोपी है, आरोपी को बंदी बनाया गया है, तो वो याचिका डालता है, तो वहां पे वो जो, जहाँ उन किस जुर्म में वो वहां पे उसको अरेस्ट किए हैं, उनको वहां प्रस्तुत किया जाता है उनके सामने। देखिए आपका कौन सा प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न देखिए आपका 32 प्रश्न है बच्चों। संविधान के तहत के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है? क्या मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है, आरोप लगा सकती है ना? संसद, राष्ट्रपति, और देखिए सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर देखिए कौन सा होगा बच्चों, ये वाला डी, इनमें से कोई नहीं। तो आगे आपने देखा था, क्या देखा था बच्चों, संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को युक्ति संगत प्रतिबंधित कर सकती है। तो उसमें क्या था, कौन सा था, वहां उच्चतम न्यायालय था बच्चों, देखे थे आप लोग ना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है दिया है। तो देखिए इसमें से कोई नहीं है, इसमें संविधान के द्वारा कौन सी मौलिक अधिकारों पर इस पे रोक कोई नहीं लगा सकता। ये डी वाला आंसर आपका सही है, कोई नहीं रोपित कर सकता है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए, क्या, संविधान के द्वारा राज्यों को मूल अधिकारों से युक्त संगत प्रतिबंध लगाने, आरोप करने की शक्ति दी गई है। किसको दी गई है, देखिए यहाँ पे राज्यों को संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19 वन और का में से 19, देखिए 19 वन में का है जो इसके अंतर्गत आता है, 19 वन ख, ठीक है, ख तथा कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, तथा अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक राज्यों को इन स्वतंत्रताओं तक युक्ति संगत निर्बंधन आरोप करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत जो है, वो उसके अंतर्गत नहीं, ये जो है, जो इसके अंतर्गत यहाँ पे जो बता रहा है, इसके अंतर्गत शक्ति प्रदान की गई स्वतंत्रताओं को सभी। और किसी के अंतर्गत वहां उत्तर ही था आपका 33 प्रश्न देखिए आपका, यदि किसी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो, किसका, जीवन एवं स्वतंत्रता का प्रश्न हो, तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? किसका, जीवन के स्वतंत्रता और जन सूचना का जो है विषय हो, तो जन सूचना अधिकारी को कितने समय में उत्तर मिलना चाहिए कि किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित स्वतंत्रता का प्रश्न हो? तो 24 घंटे के अंदर के, 36 घंटे का, 12 घंटे का, 48 घंटे के अंतर्गत। देखिए प्रश्न क्या है बच्चों, ये यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया, कौन सा है, डी आंसर, ये आपका 48 घंटों के अंतर्गत। कितना, 48 घंटों के अंतर्गत, इसका आंसर वाला सही था। अभी व्याख्या देखिए, व्याख्या में आपके प्रश्न काफी हैं, देखिए वो आपको देख ही रहे हैं, किसके अंतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7 के अनुसार यथास्थिति केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के आवेदन में 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराएगा। कितने दिन,
देखिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 7 के अनुसार यथास्थिति केंद्रीय एवं राज्य दोनों लोक सूचना अधिकारी सूचना के आदेश में 30 दिन के अंदर सूचना परंतु परंतु इतने दिन तक इसके अंतर्गत करेगा। परंतु यदि सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से हो तो जन सूचना अधिकारी को 38 घंटे में मिलना चाहिए। देखिए यहाँ से दो प्रश्न आपके बनेंगे। सूचना अधिकार 2005 की धारा 7 के यथास्थित केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के आवेदन के 30 दिन के अंदर किसके अंतर्गत, लेकिन परंतु दूसरा प्रश्न आपका यदि परंतु सूचना के संबंध में यदि व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से तो हो तो जन सूचना अधिकारी को 48 घंटे के अंतर्गत, यहाँ 30 दिन के अंतर्गत यहाँ था ये शब्द है इसके धारा के अंतर्गत, और बाकी ये वाले के अंदर 48 घंटे के अंतर्गत जल्द सूचना देगी। तो काफी लंबा समय हो जाएगा 30 दिन, क्योंकि उसके जीवन की स्वतंत्रता एवं जन के अंतर्गत है तो उसमें बहुत फास्ट ही काम होगा। 24 देखिए, भारत का संविधान मान्यता देता है, किसको देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को देता है, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को देता है, भाषाई तथा धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को, धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यक दोनों को देता है। किसको देता है बच्चों? देखिए प्रश्न जो है 21 में यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, धार्मिक भाषाई किसके? भारत का संविधान धार्मिक भाषाई और अल्पसंख्यक दोनों को देता है। इसकी व्याख्या देखिए, भारत का संविधान धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अनुच्छेद 330 के में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर अधिकार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा के संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। किसके अंतर्गत? 330 के अंतर्गत धर्म भाषा पर तथा अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि और शिक्षा के संस्थाओं का और प्रशासन पर अधिकार होगा। इसके अंतर्गत होगा अनुच्छेद 32 के अनुसार 31 के अंतर्गत ये वाला होगा। 32 के अंतर्गत कौन सा होगा? शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने के लिए राज्य किसी संस्था के साथ इस आधार पर भी भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी भी, पहला तो ये था रुचि और उसके था बच्चों, ये क्या कह रहा है? 2 में क्या कह रहा है? किसी धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में हो। उल्लेखनीय है कि संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया, किंतु अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। सब तो किया गया है बच्चों, लेकिन ये जो है अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित कहीं नहीं किया गया, ही नहीं दिया है। सब हितों की चर्चा तो इसमें कर दी गई है, रुचि से संबंधित है 31 के, और इसमें क्या कर दिया गया है? विभेद न करना, धर्म पर आधारित किसी भी अल्पसंख्यक प्रबंधन में है, तो इसमें जो है, लेकिन बाकी अल्पसंख्यक को कहीं परिभाषित नहीं किया गया। 35 प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से प्रत्याभूति भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई है। कौन सी नहीं दी गई है? समानता प्रत्याभूति जो है भारतीय समानता के अधिकार की नहीं है, कि 14 वर्ष की आयु तक के निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की नहीं है, कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की नहीं है, कि संवैधानिक उपचारों की नहीं है। किसकी नहीं है बच्चों? प्रत्यानुभूति जो है भारतीय संविधान की नहीं है। कौन सी? अब कौन सी नहीं है? बी वाली नहीं है। 14 वर्ष के अंतर्गत अधिकार जो है इसके अंतर्गत नहीं आते। किससे? प्रत्याभूति भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई है। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है, समानता का भी अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का जो आपका 32 में है, तो इसको बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। ये वाला प्रश्न जरूर पूछेगा जो मैं बता रही हूँ, ये काफी पूछा जाता है। ये तो संवैधानिक उपचारों का तो जैसे सभी पेपर में अक्सर पूछा जाता है, कोई आए न आए ये तो जरूर आता है। भारतीय संविधान में उसकी व्याख्या समानता के अधिकार के अनुच्छेद 14 से 18, कितना? समानता के अधिकार को 14 से 18 तक वर्णित किया गया है। देखिए समानता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना है बच्चों? देखिए 25 से 28, ठीक है। 14 से 18 ये है, तो 14 से 18 ये हो गया, 25 से 28 ये हो गया, तथा संवैधानिक आगे बने बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। यह तीनों संविधान में वर्णित मूल अधिकार हैं और इनका प्रतिस्थापन नहीं किया गया। यदि संविधान 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 के में नया अनुच्छेद लाया गया, कौन सा लाया गया? 21 का जोड़ दिया गया। किसके अंतर्गत बच्चों?
ये वाला भी प्रश्न बहुत आता है। 46वां संशोधन के द्वारा 2002 में किसके अंतर्गत संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद, ये था 3 में ना, 3 में इसको जोड़ा गया है, किसको, 21 का को। अब देखिए 22 भाग थे तो इस 21 का इसी में जोड़ दिया गया, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, जोड़ा गया जिसके अनुसार। ये वाला भी बहुत पूछा जाता है बच्चों। ये तो समझ लीजिए ये जो है आपका प्रश्न यूपी टेट और सी टेट जैसे सभी परीक्षाओं में ये वाले ज़्यादा आते हैं, और इसमें तो आते ही हैं। देखिए किसके अंतर्गत रखा हुआ है, 21 का जोड़ा गया जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क, इसके अंतर्गत जो 46वां संशोधन जो है उसके 2002 में जो भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क्या से जोड़ा गया, उसके अनुसार 6 से 14 आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इसके अंतर्गत 21 के। और ये पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन है, कब किया गया है, तो यहाँ से एक प्रश्न ये बनेगा किसके अंतर्गत होगा। फिर दूसरा आपसे प्रश्न बना जाएगा यहाँ से किसे जो है भाग में जोड़ा गया है, कौन सा जो है किस है कि 22 है, इस तरह कर दे देगा उसमें। तो इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या शिक्षा 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इस प्रकार सभी अधिकारों को प्रत्याभूति संविधान द्वारा दी गई है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब देखिए यहाँ कोई भी विकल्प ये बता दिया गया है कि 9 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इस प्रकार सभी अधिकारों की प्रत्याभूति संविधान द्वारा दी गई, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है, वहां दिया गया। अब प्रश्न को देखते हैं हम एक बार। केवल देखिए ए वाला सही था ना, वही उसकी व्याख्या दिया है, इसीलिए कोई सही नहीं था। ये वाला इसकी व्याख्या कर रहा है ना, तो वहाँ कोई सही नहीं था। यही हमारा वीडियो समाप्त होता बच्चों। मैंने जो ये प्रश्न पढ़ाया आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट करिएगा। और बाकी मैं सारी क्लासें नहीं ले सकती, बाकी बच्चों जो है ओम भी मैम आपको बहुत बेस्ट पढ़ा रही हैं। बाकी जो है ऐसा है कि मैं सब विषय पढ़ा सकती हूँ आपको, हिस्ट्री हुआ है मेरा विषय ही, जैसे अब हम आपसे बता दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स ये भी है प्लस कला भी है। तो एक ये टीचर आपको कितना पढ़ाएगा, इसीलिए वो भी टीचर आपको बहुत, वो तो आपको इतना एक्सप्लेन करती हैं अच्छे से, हम देखते हैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करती हैं कि उनका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है बच्चों। तो आप लोग उनसे पढ़िए, साथ में कभी जब वो नहीं पढ़ाएंगी तो कुछ क्लासें मैं भी ले लिया करूँगी। अभी धन्यवाद बच्चों आप सभी का। आप लोग जो हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, और हमारे जो है सभी जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है उस पर सब लोग आप लोग जाके सारे वीडियो अच्छे अच्छे पढ़े हुए सब देखिए। और जो मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डाल रही हूँ कला का, उसमें बहुत चुने चुने प्रश्न यूथ प्रैक्टिस जैसे मैंने डाले हुए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उसको भी आप लोग देखिए। बहुत प्रश्नों को जैसे मैं हार्वेस्टर अगर डाल दी तो उसकी जो मूर्ति है राम किंकर भाई ने बनाई, तो उसका सन भी साथ में उसमें डाल दिया, ताकि दोनों चीज़ें आपको याद हो जाए। तो धन्यवाद आप सभी का।